अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आपका हमारा साथ दोपहर 3 बजे तक हमारी प्री इफ्तार ट्रांसमिशन में, जिसमें हमारे साथ रहने, हमें पसंद करने और अपने कमेंट्स और फीडबैक से आगाह करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम की शुरुआत की सूरह निसा की आयत नंबर 58 और 59 की तिलावत में, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद यूसुफ। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लोगों की अमानतदारी करो। अगर कोई तुम्हें अपनी अमानत सौंपता है तो फिर पूरे खुलूस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसकी अमानत को उसके हवाले करो और यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। और तुम में से भी जिनको साहिब हैसियत बनाया है, जिनको अमानतदार बनाया है रियासत का, उनकी अतात करो, उनके हुक्म को मानो, उनके दिए हुए फ़ैसलों को रद्द ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इस मर्तबे पे फ़ायज़ किया है तो यकीनन उनकी इज़्ज़त और एहतराम हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अक्सर एक डिबेट, एक इस्तराब नज़र आता है जमहूरी इक़्तिदार को लेकर। लोग ये कहते हैं कि जी जमहूरियत है तो हमें हक़ है अपनी बात कहने का, अपनी राय को एक्सप्रेस करने का। लेकिन इस राय को जब हम एक्सप्रेस करने जाते हैं, जब हम अपने तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, तो अक्सर जो एहतराम मलूज़ ख़ातिर रखना होता है उसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इसको कुछ इस तरह समझ लीजिए कि हो सकता है आपका किसी से शख्सी इख्तिलाफ़ हो, किसी सियासी जमात से आपका इख्तिलाफ़ हो, आप उनकी ज़िंदगी को देखने के या फिर जो इंतज़ामी उमूर को देखने का नज़रिया है उससे इख्तिलाफ़ रखते हों, उससे 100% अग्री ना करते हों, लेकिन जो ताज़ीम एक पर्टिकुलर ऑफ़िस की है हमने उसको भी रद्द किया हुआ है। अक्सर हम देखते हैं हमारे यहाँ शख्सी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर बड़े बड़े ऑफिस का, यानी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, इसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। एंड आई फ़ील कि ये जब तक हम करते रहेंगे हम अपनी ही कौम, अपनी ही रियासत की एक तरह से उसकी जो कदर है, उसका जो एहतराम है, उसकी पामाली करते हैं। एक ज़माने में, मैं आपको अगर आज से 5 से 6 साल पीछे ले जाऊँ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टेट इवेंट्स, तो किसी भी स्टेट इवेंट में शामिल होने की या वहाँ पे मदऊ किए जाने की बड़ी अहमियत समझी जाती थी। समझा जाता था कि आपने वाकई मेहनत की है, ये आपकी मेहनत का, आपकी अक्ल व दानिश का, आपकी कंट्रीब्यूशन का एतराफ़ है। लेकिन अब हम इसको बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे हम किसी और इशाइये में गए हैं। जब तक हम ख़ुद अपनी रियासत के इन सुतूनों की, इन अलामतों की एहतराम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्ल भी इसको इस तरह नहीं देखेगी। वी आर टेकिंग अवे द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू अस, विच आर आर डिग्निटी। फिर हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। अक्सर चीज़ें जो सियासत की नज़र हुई हैं, जितने हम कैजुअल हो गए हैं सोशल मीडिया को लेकर, इसकी रिफ़्लेक्शन आपको हर जगह नज़र आ रही है। पहले एक एहतराम का रिश्ता असातिज़ा से भी था, अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स के साथ भी था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिवायतों की जो खूबसूरत बातें हैं ये ज़ाइल होती चली जा रही हैं, और ख़ुसूसन आज के इस दौर में जब इतना स्ट्रेस है, इतना इस्तराब मौजूद है, तो मेरे ख़्याल में इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ज़िंदगी के रंग, ज़िंदगी की खूबसूरती वापस आ सकती है। सो डेफिनेटली इट्स अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। आज इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया ने जितनी हम सबको एक्सेस दे दी है कि हम एक तरह से अपनी ज़िंदगी का पोर्ट्रेयल दूसरों तक लेके जाएँ, हम इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस से हमारी मुराद है कि जी हमें लगता है कि अपना लाइफस्टाइल, अपना तरीक़ा ज़िंदगी दूसरों को दिखाकर हम उनको रिझा सकते हैं, उनकी फ़ैसला साजी में उनकी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई अपने आप को फ़ैशन ब्लॉगर कहता है या फिर फूड ब्लॉगर कहता है, तो वो कहता है कि जी मेरी एक्सपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के हवाले से, और मेरी जो राय है, जिन चीज़ों को मैं अच्छा समझता हूँ, बुरा समझता हूँ या आपको रेकमेंड करता हूँ अपने एक्सपर्टीज़ की नज़र में, वो आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये इमेजेस या ये जो चीज़ आप देखते हैं अपने सामने, ये कितनी ज़्यादा क्यूरेटेड है? क्यूरेटेड से मुराद है कि ये सच्चाई का, हकीकत का एक पहलू है जो एक ख़ास अंदाज़ में आपके सामने पेश किया जाता है। हो सकता है घंटों मेहनत की जाती हो उस परफेक्ट शॉट को लेने के लिए, फिर उस पर मज़ीद फ़ोटोशॉप्स और फ़िल्टर्स लगाकर आपको एक चीज़ दिखाई जाती है। तो आज हम ज़रा इस दिखावे पे भी बात करेंगे कि ये फ़िल्टर्स की दौड़ में, एक ख़ास नज़रिए को प्रमोट करने की दौड़ में हम हकीकत से कितना दूर हो गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई हमारी हकीकत हैं। जी जनाब आलिया, मेरे ख़्याल में एक दफ़ा फिर हमें डिसिप्लिन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं अक्सर ये सोचती थी, मैं अक्सर ये बात भी मेरे ख़्याल में शोज़ में भी मैंने की है कि जब हम पहले कोविड से पहले उम्रे के लिए जाते थे
तो कितनी डिसिप्लिन के साथ हमें कई चीज़ें पता होती थी। यानी अगर आप किसी अच्छे होटल में रुके हुए हैं तो आप बड़ी इज़्ज़त के साथ इंतज़ार करते थे अपने एलिवेटर का कि भाई मुझे अपने फ्लोर पे जाना है। इसके अलावा जो खाने पीने की दुकानें थी वहाँ पे भी क्यू में बड़ी एहतमाम से खड़े होते थे और इंतज़ार करते थे, अपने सिविलाइज्ड होने का सबूत देते थे। लेकिन एक वालेहाना मोहब्बत का अंदाज़ था जब हम मताफ़ में पहुँचते थे। वहाँ पे ऐसा लगता था कि हर इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने घर वालों का थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया, लेकिन लोगों को धक्का देने से, आगे बढ़ने से और लोगों को पुश करके हतीम में चले जाना, गिलाफ़ काबा को पकड़ लेना, या फिर जब हम बात करते थे हजर अस्वद की, उसकी तरफ बढ़ जाना, उसमें हम कोई आर नहीं समझते थे। और अक्सर हमने देखा कि जब रश का बहुत माहौल होता था तो लोगों को इसमें चोट भी लगती थी, लोग इसमें ज़ख्मी भी हो जाते थे। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हम सब में वो जो हमें थोड़ा सा इत्मीनान होना चाहिए था, थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए था। बहाना शायद कोविड बना है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ें हमारे अंदर एक डिसिप्लिन के तौर पे आ रही हैं। और अब जो मनाज़र नज़र आते हैं वो मिली जुली सी कैफियत हमें देते हैं। कभी बड़ी खुशी होती है कि देखें कितने तहम्मुल के साथ लोग तवाफ़ कर रहे हैं, कभी हम उस रौनक को और उस रश को और इतने सारे लोगों का एक साथ इन मनासिक को अदा करने को मिस भी कर रहे होते हैं। लेकिन जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ज़िंदगी की मिठास यही है कि जो तब्दीली आती है उसके साथ अडेप्ट किया जाए, यानी उसको रेजिस्ट करने का कोई जवाज़ नहीं है, बिकॉज़ यही आज की हकीकत है। और बात जब मिठास की हो रही है तो आइए अब चलते हैं एक फ़ूड पैकेज की तरफ। हमने आपको बताया था कि कई ऐसी चीज़ें जो हम ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि जनरली भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इनकी डिमांड और इनकी कदर में कुछ ज़्यादा इजाफा हो जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, जब हमने रोज़ा भी रखा होता है। तो आज ज़रा बात करते हैं तेरी मेरी गोल गोल लेकिन बहुत ही मीठी जलेबी की। यानी इसका क्या बैकग्राउंड है, वाई इज़ जलेबी सो इम्पोर्टेंट, इसको बनाने का क्या ख़ास तरीका है। आजकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एक ख़ास कंपनी है जो छोटी मोटी जलेबी नहीं, एक केक की साइज़ की बड़ी सी जलेबी आपको भेज रही है। अच्छा, किसी के पास मेरा बड़ा प्यारा सा एक मुझे कमेंट सोशल मीडिया पे मिला कि सिद्रा ये इम्तिहान होता है, एक तो आप लोगों का किचन का सेगमेंट और जब खाने पीने की हम अशिया देखते हैं। देखिए जी, सब्र का ही नाम आपका रोज़ा है। यकीनन आपके इर्द गिर्द छोटे बच्चे भी होंगे, घर में कोई बुज़ुर्ग भी हो सकता है जिसको अपनी बीमारी के बायस वो रोज़े नहीं रख रहा। तो इतना कच्चा नहीं आपका ईमान होना चाहिए कि खाने की कोई चीज़ देखी या किसी और को कुछ खाता हुआ देखे तो आपका आप डगमगा जाएँ। लेकिन बहरहाल जी, हमें अंदाज़ा है कि थोड़े मुश्किल वक्त है, गर्मी के दिन भी बहुत हैं। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे दिखावे की, परसेप्शंस की और इन इमेजेस की। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो रेगुलर साथी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, और आज का हमारा टॉपिक है जी शो ऑफ और दिखावे के हवाले से। दिखावे की भी कई किस्में होती हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदाज से, अपने रहन सहन से, इवन अपने पहनावे से हमारी कोशिश होती है कि दूसरों को मुतासिर किया जाए, अपनी शख्सियत की धाक बिठाई जाए। लेकिन क्या ये करते करते हम कभी कभार लोगों की दिल आज़ारी भी करते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। उनकी मदद करते हुए भी शो ऑफ़ करते हैं, उनकी तवाज़ो करते हुए भी शो ऑफ़ करते हैं। तो ज़रा आज इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे कि दावत भी की जाती है तो बड़ी पुरतकल्लुफ़ होती है। दावत का जिक्र हो रहा है तो ज़रा किचन का रुख करते हैं। किचन में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सलमा जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज की रेसिपीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल जी, आज जो हम बना रहे हैं वो फ़िश तरियाकी है। तो सेम आप इसे चिकन तरियाकी भी बना सकते हैं, और साथ में मक्खंडी का हलवा। अच्छा, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन इसलिए भी है क्योंकि जब हम तरियाकी की बात करें तो ये जापानीज़ फ्लेवर्स में शुमार होगा और कईयों को पसंद नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चाहे चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, थाई हो, पाकिस्तानियों ने उसको एक अपना ही रंग दे दिया है। ये भी हमारा एक अपना अंदाज़ है। आज तो मैंने मज़ीद अपना रंग दे दिया, क्योंकि मैंने जब उसे मैरिनेट किया है तो टैंग के साथ किया है। ये मैं डिटेल बाद में बताऊंगी। लेकिन ये है कि हमारे साथ ज़ूप है किचन को साफ़ करने रखने के लिए, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं जो हमारे फ्राइड आइटम्स हैं उनके अंदर से एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हमारे लिए निकालने के लिए ज़ूप आप अपने किचन में लेकर आएँ। हेल्दी, स्लिम और साफ़ सुथरा किचन। ज़ूप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑलपर्स, 7 अप, टैंग सभी का साथ है। और सलमा जी की रेसिपी तो आगे बढ़ेंगी ही, लेकिन अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के प्रोग्राम में सना ख्वानी की, और एक एक खूबसूरत से कलाम को प्रेजेंट करने की सादत हासिल कर रही हैं अलमा
अलमास अख्तर। अस्सलाम वालेकुम अलमास, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अभी आपसे भी कुछ सुनते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है उसको हम लेके चलेंगे हमारे अगले मेहमान के साथ। इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा, ही इज़ फॉर्मली वन ऑफ द बेस्ट नोन मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। शोबिस से काफ़ी अरसे से ये वाबस्ता रहे हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज अ प्रोड्यूसर। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर पे जो आज का टॉपिक है इस पे आपकी और मेरी ऑफलाइन में पहले बात हो चुकी है। बड़ी अहम बात यह है कि हम में सब में जज्बा है लोगों की मदद करने का, लेकिन इस मदद में जहाँ दिखावे का उनसे शामिल हो जाए, लोगों को शो ऑफ़ करने लगें। आज कल ख़ास तौर पे ख़ासा है कि जो रमज़ान मुबारक में हम लोगों की मदद कर रहे हैं उसकी तस्वीर फ़ौरन सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, तो उसकी पब्लिसिटी भी बड़ी अहम हो जाती है लोगों के लिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा सवाल है ये, सीरियसली सिद्रा, लेकिन मैं एक बात इस पे ज़रूर कहना चाहता हूँ। नहीं, सब शो ऑफ नहीं करते, सब कुछ नहीं दिखाते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं या मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं लोगों की मदद के हवाले से जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, और हम उसको जानबूझ के दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो वाली बात होती है कि आप नहीं दिखाना चाहें, लेकिन हाँ, देर आर सर्टन थिंग्स जब आपने अपना एक पॉइंट क्लियर करना होता है, आप चाहते हैं कि इस पर बाकी लोग भी काम करें, आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इस हवाले से पता चले, आप चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को माने जाने और उस चीज़ को फॉलो करें, तब आप कोई इस तरह की चीज़ करते हैं जिसमें आप ये दिखाते हैं लोगों को कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये दिखा के कर रहा हूँ। अब उसमें चाहे आप ईदी साहब के हवाले से बात कर लें, या चीपा साहब के हवाले से बात कर लें, या सैलानी के हवाले से बात कर लें, या इंडस हॉस्पिटल की बात करें, या और किसी की भी आप बात करें, क्यों ये लोग अपनी उन चीज़ों को कभी कभी दिखाते हैं या बताते हैं लोगों को, ताकि ज़्यादा लोग इंस्पायर हों, ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और ज़्यादा लोगों की मदद करें। सो हर चीज़ का एक तरीका है। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि शायद हमसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो नहीं बताते हैं लोगों को। इफ्तारी के वक्त अगर आप भी कभी बाहर निकलें तो आप देखें कि कितने लोग सड़कों पे इफ्तारी करवाते हैं, पर ना उसकी कोई वो पिक्चर्स खींचते हैं, ना उसकी कोई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक लाइफ की रूटीन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे लेकिन मदद करने का जो हुक्म है उसमें तो कहा जाता है कि एक सफ़ेद पोश की इज़्ज़त नफ्स मजरूबी ना हो, यानी ऐसे मदद करें कि एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या आपको लगता है कि और भी तरीके हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे मदद सिर्फ़ और सिर्फ माली अंदाज में ही की जाए, या हम किसी की माली मदद करके समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया? मिसाल के तौर पर अगर किसी की सेहत का मसला है तो हमने उसको पैसे दिए और समझा कि जी अब ये जाएगा अपना इलाज करा लेगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है ज़ईफ़ हों, कमज़ोर हों, उनके पास वो सपोर्ट नेटवर्क ना हो, तो उनके लिए वक्त निकालना या उनको साथ ले जाना, क्या ये तरीके इमदाद के इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे माशरे में? तरीके तो बहुत सारे हैं। अब मतलब बहुत सारे लोग हैं, आप डिजिटल दौर में हैं, आप कोई भी अपनी जो भी आप बैंक यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी ऐप खोलते हैं, आप बड़े आराम से अपने उस बैंक की ऐप के थ्रू आप जिसको आप ज़कात देना चाहते हैं, जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप बड़े आराम से कर देते हैं और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता। लेकिन एज आई सेड बिफोर, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे फ़ील होता था, जो मैंने सड़कों पे देखा या बहुत सारी जगहों पे, बच्चे एक दूसरे के ऊपर जिस तरह चढ़ रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, एक दूसरे को एक पैकेट लेने के लिए खींच रहे होते हैं, तो वो हमसे देखा नहीं जा रहा था। तो इस वजह से हमने ये छोटा सा एक स्टेप लिया था कि आप चैरिटी बिल्कुल करें, लेकिन अगले की डिग्निटी रखते हुए, अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। सो अभी बेशक वो बच्चा है, उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो एक हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज़ की, उसको आदत हो जाएगी।
सो अभी से अगर उसको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि बेटा आप आराम से बैठें, आपको खाना मिलेगा, तो एक सब्र उसके अंदर भी पैदा होगा, वो सब्र उसके अंदर भी वो यकीन आएगा कि हाँ मुझे मिल जाएगा, मेरे परवरदिगार ने आज मुझे खाना देने का वादा किया है तो आज मुझे मिलेगा ज़रूर। वो छीनम तानी नहीं होगी उसमें। सो ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा, इसके अलावा एक जो आजकल बड़ा अहम इशू चल रहा है, हमने इस पे पहले भी बात की थी, रॉयल्टीज़ फॉर आर्टिस्ट। और जब आप लोगों ने इस बात को प्रोपोगेट करना शुरू किया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया में कई लोगों को तो इसकी फ़हम दानिश ही नहीं थी, तो वो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस आए। एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा जी एक्टर्स अपने आप को रॉयल्टी समझते हैं या शहज़ादा शहज़ादी तसव्वुर करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, एंड यू हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, हमारी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं वो इवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आर्टिस्ट का, टेक्नीशियंस का, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनका इससे फ़ायदा हो रहा है? क्या उनके हुकूक को, उनकी फाइनेंशियल वेल बीइंग को लुक आफ्टर किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बहुत कुछ करने की गुंजाइश है? बहुत लंबी बात है ये, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको समंदर को कूजे में कैद करने वाली बात है। लेकिन चीदा दो बातें करता हूँ। नायला आपा की वीडियो आप लोगों ने देखी। नायला आपा की इस वीडियो आने से कोई 2-3 साल पहले जब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई थी, वो मेरे शो पे आई थी। मुझे याद है उससे पहले कुछ करीबी दोस्तों ने मिलके उनकी मदद की थी, गवर्नमेंट लेवल पे भी उनकी मदद की गई थी। हमारे सिंध में गवर्नर साहब, जो पिछले गवर्नर साहब थे वो भी, और जो अब मौजूद हैं, उनके पास सर्टन फंड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू वो इस तरह के एक्टर्स की मदद करते हैं। या आर्ट्स काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, आर्ट्स काउंसिल उनकी मदद करती है। या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग हैं जो कस्मा पुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा जो एक सवाल था, या मुझ समेत मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका ये सवाल है, इससे पहले तो एक सबसे बड़ी बात ये है, देखें आज आपका वक्त है, वो वक्त कब तक है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो तब तक आपका वक्त है, तब तक आप एक बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी आप गुजारते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई, आपने प्रॉपर सेविंग नहीं की हुई, या किस्मत ने उस तरह से साथ नहीं दिया कि आप बहुत अच्छे अदाकार होते हुए भी आप उस लेवल तक नहीं गए कि आप बहुत अर्न कर सकें, सो आप एक लेवल पे आके आप रुक जाते हैं, और उसके बाद वो वक्त आपका आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता है। चाहे कोई दुनिया का सुपरस्टार ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसका भी एक वक्त आता है और वो उसका वक्त वहाँ पे आके स्लो डाउन हो जाता है या रुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़े अहम नकात हैं ये, एंड आई थिंक कि व्हेन स्टॉलवर्ट्स एंड प्रोमिनेंट पीपल लाइक योरसेल्फ विल कम फॉरवर्ड, तो हम देख सकेंगे कि एक बेहतर ट्रैजेक्टरी की तरफ इंडस्ट्री के ट्रेंड्स जाएंगे, और इन चीज़ों को बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काम का अंदाज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बदल गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। सलमा की रेसिपीज़ आगे बढ़ रही हैं, और मेरे ख्याल में फ़र्स्ट स्टेप एज यू सेड मखंडी के लिए है कि दूध में भिगो दिया आपने सूजी। बिल्कुल, मैंने सूजी को दूध में भिगो दिया है, और ऑलपर्स का दूध है मेरे पास, UHT ट्रीटेड, 28 क्वालिटी टेस्ट से पास होने के बाद हमारे घर में पहुंचता है। मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप भी करके देखें और अपने घर में ऑलपर्स लेकर आइए। सूजी को हम दूध में भिगो कर रख देंगे। ये ज़रा सा चेंज है, सूजी भूनी नहीं जाएगी। भूना क्या जाएगा? चीनी। चीनी को कैरमलाइज किया जाएगा ऑयल के अंदर। जब वो अच्छी तरह कैरमलाइज हो जाएगी, फिर हम उसके अंदर ये सूजी और दूध ऐड कर देंगे। फिर ज़रा मेहनत का काम है, ताकत का, लकड़ी का चम्मच और कफकीर लेकर आप उसको अच्छी तरह भूने। कहीं कहीं क्रिस्टल्स आएंगे जो कैरमल के, उसको तोड़िए और उसको मिक्स कीजिए, और एंड में से गार्निश कीजिए किसी भी चीज़ के साथ, पिस्ते के साथ कर लें, बादाम के साथ कर लें। सिंपल रेसिपी, लेकिन आपको टेस्ट भी मिलेगा, फ्लेवरफुल भी होगी, एंड वो जो हम कहते हैं कि क्विक बन भी जाए और मीठे की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आपका हमारा साथ 3 बजे तक प्री इफ्तार ट्रांसमिशन को इतना पसंद करने का, अपने सवालात भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपके सवालात हमारे उल्मा के लिए होते हैं जो हमारे टॉपिक से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके लिए अहम है हम डेफिनेटली उनको इंक्लूड करेंगे। आपको बताते चलूँ हमारे साथ पहले घंटे की तरह मौजूद हैं सलमा ज़फ़र जो मसरूफ़ हैं अपनी रेसिपीज़ के साथ किचन में। इसके अलावा अलमाज़ भी हमारे साथ हैं जिनसे आज मैंने अपने फरमाइशी कलाम सुनने हैं। इसके अलावा अब हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे प्रोग्राम में ज़ुनैरा अंबर साहिबा जो कि हाफ़िज़ा हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और उनसे हम दीनी रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। ज़ुनैरा जी, आपके लिए स्पेसिफ़िकली सवाल आया, मैंने कहा शुरू करते हैं इस घंटे की इसी सवाल से। कई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आप टॉपिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनका पर्पस यही है कि वो स्किन में पेनिट्रेट करें। मिसाल के तौर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की चीज़ें, एंड स्पेसिफिकली सवाल आया है नोज़ एंड आई ड्रॉप्स के हवाले से। क्या ये रोज़े की हालत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बहुत माशाल्लाह रिसर्च हो रही है, कहना चाहिए कि इज्तिहादी मसले सामने आ रहे हैं। कुछ अरसे पहले लोगों का परसेप्शन यही था कि कोई भी चीज़ नोज़ में डाल ली या आइज़ में डाल ली या इवन सुरमा भी लगा लिया तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। लिटरली बहुत ही वजाहत के साथ बता दिया गया है कि कोई भी चीज़, देखिए रोज़े का ताल्लुक है खाने पीने से। अगर आप इंटेक की बात करते हैं, खुराक के पहलू से अगर हम आए तो कोई भी चीज़ जो आप नरिश करने के लिए या टेस्ट के लिए, यानी ऑप्शनल है, मजबूरी नहीं है, खा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है। मगर मेडिसिन्स ऑब्वियसली इंसान की चॉइस नहीं है बल्कि उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए उलमाए कराम ने इंसुलिन को भी अलाउ कर दिया, इनहेलर को भी अलाउ कर दिया और नोज़ एंड आई ड्रॉप्स को भी अलाउ कर दिया है, सिवाय इसके कि अगर आप ऐसे ही बिला वजह ही, जिस तरह आई ब्राइटनर के लिए भी आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, तो इस टाइप की नहीं, मगर अगर आपकी वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है देन इट्स अलाउड। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, हमें पता है कि रोज़े की हालत में आप खून का अतिया नहीं दे सकते, लेकिन बहालत मजबूरी अगर कोई ख़ास टेस्ट करवाना हो जिसके लिए थोड़ा सा ब्लड आपका विड्रॉ करना है, क्या रोज़े की हालत में ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और इसमें कोई ममानियत नहीं है और इससे ना आपका रोज़े पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल होता है ज़ुनैरा जी, मेकअप का इस्तेमाल। कई लोग समझते हैं रोज़े की हालत में आपको लिपस्टिक मेकअप नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं उलमा? रोज़े से मेकअप का बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है। और एक लिपस्टिक है कंट्रोवर्शियल, उसमें भी वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ को नहीं देख के एकदम घबरा जाते हैं। लिपस्टिक का कितना अमाउंट है जो आपके स्टमक में जाता है, जो लोग लिप्स पे से उतार भी लेते हैं टंग से, तो वो भी उनके स्टमक तक नहीं पहुंच पाती, इतनी माइनर उसकी अमाउंट है। तो लिपस्टिक से भी रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वाला, जैसे कई ग्लॉस ऐसे होते हैं कि उनमें इतना टेस्ट होता है कि वो लिप्स पे लगते ही आपके पूरे माउथ में, टंग में, नोज़ में उसका फ्लेवर जाने लगता है, उसको अवॉइड कीजिए। लेकिन जनरली लिपस्टिक अगर आपने लगाई है और वो आप खा नहीं रहे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर खा भी लेंगे तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, मगर नापसंदीदा है। अच्छा, ये बड़ी अहम बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें बहरहाल ख्याल रखना है और इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुनैरा जी, एक और सवाल आया है और ख़वातीन से ही रिलेटेड है, बल्कि ये तो मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मर्द और ख़ातून का। बात की जा रही है जैसे आम दिनों में हम जब रोज़ा नहीं होता हमारा और नमाज़ पढ़ते हैं तो मिसवाक का भी हुक्म है वज़ू के साथ। जब हम बहालत रोज़े में हैं तो क्या टूथपेस्ट करना, दांतों को ब्रश करना, मिसवाक करना अलाउड है या नहीं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो आम हालत में मिसवाक को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया जी, और रोज़े में तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इतनी कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में मिसवाक फरमाते थे कि हम शुमार नहीं कर पाते थे। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग, अच्छा, एक हदीस मुबारक का रेफरेंस देते हैं कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है जी। तो इससे रिलेट करके वो समझते हैं कि हमें अपने दांतों को साफ़ ही नहीं करना, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, आपकी सीरत और सुन्नत ऐसी है कि आपके पास से किसी को स्मेल ना आए किसी भी हालत में। अब आपकी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी अगर कुछ स्मेल रह जाती है, ज़ाहिर है जब स्पेशली रोज़ा बिल्कुल एंड पर हमारा खुलने वाला होता है तो इतनी देर फाके की वजह से स्टमक में से भी जो एसिड्स आना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़
टूथपेस्ट भी रोज़े में अलाउ है। बस अगर कोई से इख्तिलाफ करता है तो उसको मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए। कई मसले इख्तिलाफी होते हैं, ये इख्तिलाफी मसला है ही नहीं। और रमज़ान में ये कर सकते हैं कि आगे पीछे तो आप टूथपेस्ट करते ही हैं, 1-2 दफ़ा टूथपेस्ट कर लें, बाकी टाइम मिसवाक करते रहें, सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा और एंटीसेप्टिक भी है और इंशाल्लाह स्मेल भी कम होगी। बिल्कुल, और ये बड़ी अहम बात आपने यहाँ पे की। अच्छा किया कि वो जो वजाहत थी ना सुनहरा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि लोग जब कहते हैं कि रोज़ेदार के मुंह की जो महक है, देखिए उसमें भी जाविये बनते हैं। एक है कि आपकी पुअर हाइजीन अगर हो, अगर आपने दांतों को साफ़ नहीं किया हुआ तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हदीस मुबारक में जिस तरफ इशारा किया गया है, जब आप भूख को बर्दाश्त करते हैं तो आपके स्टमक बाइल की वजह से जो आपकी कड़वाहट यानी वो है, और आपने उसको क्योंकि उस वक्त सब्र किया है तो वो बात आ जाती है। और इसकी दलील मैं बस एंड ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कच्ची प्याज और लहसुन खाने से क्यों मना फरमाया, जबकि उन दोनों के बेनिफिट्स हैं और उन दोनों को मना नहीं किया। मस्जिद में क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ लोग होंगे और जब आप बात करेंगे या आपसे करीब आएंगे तो उनको स्मेल आएगी। और दीन का फ़लसफ़ा समझ लीजिए कि ना हमारा अखलाक और ना हमारा हुलिया और ना हमारा हाइजीन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लोग हमसे दूर हों या हमसे नफरत करें, अच्छा, या हमें नापसंद करें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और जो एंगल निकलता है, ये मैं आमिर भाई आपकी तरफ लाना चाहूँगी। मुझे बताएं कि कई लोग अच्छी नीयत से कि भाई दूसरे भी उससे खुश हों, अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखते हुए, लेकिन बहुत तेज़ खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर आप रोज़े की हालत में हों तो ऑलरेडी आपको एकदम उसकी अगर भिनक आती है तो वो सर पर चढ़ जाती है, आपके लिए ख़ुद इबादत पे फोकस करना मुश्किल होता है। तो जो तेज़ खुशबूआत का इस्तेमाल करते हैं लोग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही उम्दा सवाल किया आपने। जो वजह और इल्लत थी लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने की, कि इससे फ़रिश्तों को भी जी, जो आपके कलिमात आकर वसूल करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुँचाते हैं, और आपके करीब खड़े होने वालों को भी अजियत होगी, तकलीफ़ होगी। वही इल्लत और वही सबब यहाँ भी पाया जाता है कि जब आप ऐसी तेज़ खुशबू इस्तेमाल करते हैं जो आपके अलावा किसी दूसरे को इफ़ेक्ट करती है, और वो अच्छा नहीं होता बल्कि बैड इफ़ेक्ट होता है। और आजकल जबकि क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर है, हसासियत बहुत बढ़ी हुई है, एलर्जीज़ का लोगों को बहुत मसला है, तो एक बंदा एक नमाज़ पढ़ने के लिए आया, बाकी 4 नमाज़ें वो मस्जिद में नहीं आ सकेगा क्योंकि वो इतनी शदीद उसको हेडेक होगा, सर का दर्द होगा, और हो सकता है सांस लेना उसको मुश्किल हो जाए। तो बस इतनी इस्तेमाल कीजिए कि आपको वो फ़ील हो और आपकी अपनी जो बिलफर्ज एक जो बदबू या स्मेल होती है वो उससे ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कहीं अल्टरनेटिव नहीं है। जो आपकी तहारत है, हाइजीन है, खुशबू लगा लेना, उसका अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन यकीनन हमें मुख्तलिफ़ रिवायतों से पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबुएँ बहुत पसंद थीं, और वो सबसे ज़्यादा अगर शुमार करते थे, अगर पर्सनल अपनी कोई चीज़ ख़रीदते थे तो उसमें खुशबू और इतर वगैरह हम देखते हैं कि सर फ़हरिस्त आता है। और यकीनन हमें बहुत खुशी है कि आप पसंद कर रहे हैं इस कंटेंट को भी, और यकीनन इसमें मैं कहती हूँ कि हमारा कोई कमाल नहीं है, जिन हस्तियों का जिक्र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी पूरी टीम इस तरह कोशिश करती है, इसको एक इबादत का दर्जा देती है, इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन को। तो अल्लाह ताला ने उसी को मेरे ख़्याल में आपकी पजीराई उसकी वजह से इसको हासिल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ज़रा रेसिपीज़ किस मकाम तक, किस मरहले तक पहुँची हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और यकीनन जो फ़िल्टर्स का जिक्र हम पहले हाफ में कर रहे थे उस पर भी बात करनी है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। रुजू करते हैं जी अपने किचन की तरफ, जहाँ पे ज़बरदस्त डिशेस बन रही हैं। आज रमज़ान में इतनी गर्मी में फ़िश भी बन रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, एक दफ़ा फिर आप सब को आप देख सकते हैं जो रेसिपी मिल रही है वो आप लोगों ने हमें अभी तक कोई फीडबैक दें या नहीं है, अभी आप दें। उसके अंदर ये है कि हमने फ़िश के साथ साथ आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। ये फ़िश टेरियाकी या चिकन टेरियाकी, व्हाटएवर जो आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ आप इसे बनाएं। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे, मुझे बताएं कि ये जो टेरियाकी है हमारी, वो अपना कुछ देसी टच भी हमने उसमें डाला है या ये ओरिजिनल वाली ये किसी और की ओरिजिनल रेसिपी हो ना हो, ये मेरी ओरिजिनल रेसिपी। और इसके अंदर आप लोगों ने एक काम ये करना है, जब आप उसे मैरिनेट करेंगे तो आपने 1 चम्मच टैंग डालना। ना करें ये क्या सीक्रेट बताया भाई? आप लोगों ने हमेशा फिश टेरियाकी या चिकन टेरियाकी बनाई होगी, लेकिन इस दफ़ा जब आप मैरिनेशन करेंगे तो उसमें 1 टेबल स्पून के करीब आपने टैंग ऐड करना है। ओके।
जब आप सारी मैरिनेशन वही है सेम टू सेम। जब आप टैंग ऐड करेंगे फिर आप हमें फीडबैक देंगे कि अब आपकी उसमें जो सॉस और जो चिकन है उसमें क्या मज़ा है। क्या बात है। तो इससे क्या होता है, टैंगीनेस आ जाती है, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि देखिए सारे फ्लेवर्स इनहेंस हो जाते हैं। एक ये और एक जो हम साथ में बना रहे हैं जी मखंडी का हलवा। ये क्या होता है? इसमें व्हाट इज मखंडी, पहले तो ये बताएं व्हाट इज मखंडी। मखंडी क्या है? हलवा एक्चुअली सूजी का हलवा होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि सूजी भुनी नहीं जाती, बल्कि उसे हमने ऑल पर्पस दूध के अंदर भिगो कर रखा है, सोक कर दिया। बिल्कुल जी, वो सोक कर दिया है। उसमें यह है कि वो अच्छी तरह दूध पी लेगी, फिर उसके बाद हम उसे कैरामलाइज की हुई शुगर एंड ऑयल के अंदर भूनेंगे। तो ये हलवे से मुख्तलिफ लगती है, बहुत डिफरेंट। यानी इज इट वन ऑफ दोस हार्ड थिंग्स, जैसे आपने मिठाई की तरह इसके वो बन जाते हैं? फिर मिठाई की तरह ये तो आप पे है कि आप टुकड़ियां बनाना चाहते हैं, आप उसे बुरबुरा रखना चाहते हैं, हम आपको एक शेप देकर दिखाएंगे, लेकिन ये कि इन दोनों रेसिपीज को आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा जी, ये मिडवे हैं, ये सोकिंग तो काफ़ी देर से हुई हुई है। फिर इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारा हम देख रहे हैं कि चावल भी बन रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में तैयारी के साथ हैं। तो आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। और आज भी आपने मेरे ख्याल में कैलोरीज इसकी कम कर देनी है ज़ूप के थ्रू। बिल्कुल जी, ज़ूप के एक तो ये चीज़ अभी मेरे से ना थोड़ा सा स्पिल हो गया था सारा ऑयल ना, तो उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि मेरा काउंटर बिल्कुल क्लियर हो गया थैंक्स टू ज़ूप। आप लोग भी इस्तेमाल करें, एक तो कैलोरीज भी कम और दूसरा किचन बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ जी, यानी पहले अवॉइड करें कि कुछ गिरे ना, लेकिन अगर गिर जाए तो फिर ज़ूप का इस्तेमाल करें। टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सांस देखेगी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। जल्दी से आप काम कर ले। बस मेरी अम्मा जैसे कहती है तुम्हारे लिए तो ज़ूप की फैक्ट्री ले लेनी चाहिए, बिकॉज इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है। बट सलमा प्लीज़ कैरी ऑन, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू। अब ज़रा वापस चलते हैं, हमारा जो लार्जेस्ट सब्जेक्ट है वो बड़ा अहम है, और उसमें हम बात कर रहे थे दिखावे की। दिखावे की कई किस्में होती हैं, और अक्सर इसको मेरे ख्याल में एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन में लिमिट कर देने वाली बात होगी अगर हम ये कह रहे हैं कि जी इसमें सिर्फ और सिर्फ मदद करते हुए या बड़ी तकल्लुफ़ दावतें करने का नाम ही दिखावा है। मैं यहाँ पे रियलिटी और जो हम दिखा रहे हैं उसके फ़र्क को भी मैं उस पर ज़रा बात करना चाहूँगी। आमिर भाई, सोशल मीडिया पे जो हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी, रहन सहन दिखाते हैं, लोग कहते हैं वो भी दिखावा है, क्योंकि असल ज़िंदगी में हम में से हर कोई इतना ड्रेसअप, इतना खुश, इतनी पूरा साइज ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता। वो हम बड़ा केयरफुली कहना चाहिए एडिटिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी की, कि जो तल्ख चीज़ें होती हैं, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो आइकन्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो समझते हैं शायद ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, इतनी लाविश होनी चाहिए, सफ़र करें तो सिर्फ बिज़नेस क्लास करें, खाना खाएं तो हमेशा 5 स्टार होटल का हो, कपड़े पहने तो सिर्फ ब्रांडेड हो। ये भी तो सब दिखावे में शुमार होगा ना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दिखावे को शरीयत ने वैसे ही ममनू करार दिया है, चाहे वो इबादात में हो, माशरत में हो, या अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हो। क्योंकि दिखावे में एक तो चीज़ आती है तसन्नो, बनावट, दूसरी आती है फ़ख्र, और इस फ़ख्र से रोका गया है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको कुछ दिया है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो अक़ल हो, खिरद हो, या वो आपका लिबास हो, या वो पैसा हो, तो भी ममानियत है। क्योंकि फरमाया गया है कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें किसी नेमत से नवाजा तो अल्लाह चाहता है कि उसका असर तुम पे नज़र आए। यानी एक अमीर कबीर आदमी है और वो फ़कीर मनश ज़िंदगी गुजारता है, ये भी इसकी भी इजाज़त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को ऐसा पॉलिश करके आता है कि वो बंदा जो हलाल कमा कर मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकता था, वो या उसके बच्चे कम अज़ कम उसे देख कर इम्प्रेस होते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह जिएँ। तो क्योंकि दुनिया इस वक्त जो है वो समझिए कि तमाम की तमाम एक मसनूआत की तशहीर का ज़रिया बन चुकी है। अब तो लोग अपने आप को जो है वो यानी एम्बेसडर बना रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो इस चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। अभी आप दौरान गुफ्तगू फरमा रही थी कि जो दावतें होती हैं उसमें भी दिखावा होता है, तकल्लुफ़ जिसे कहते हैं, तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। तो जो एक ज़माने में सादगी का कल्चर हुआ करता था, जिस ज़माने में शायद वो हमारा बिल्कुल बचपन का अवाइल अरसा था जब बिरयानी भी एक डिश होती थी जो जुम्मे के जुम्मे बनती थी और उसका बड़ा इंतज़ार होता था। कौरमा जो है वो कराची में चंद जगहों पे होता था, और जिस शादी में कौरमा और बिरयानी हो वो बड़ी लाविश समझी जाती थी। लेकिन अब अगर आपकी किसी शादी या किसी वलीमे के तकरीबन 4-5 डिशेज भी हैं तो बच्चे आके कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, ये चीज़ नहीं थी। तो ये इससे पैदा हो जाती है। इवन ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी दावत में जाने से, ऐसी शादी और वलीमे को अटेंड करने से मना किया है
जिसमें एक दूसरे से मुकाबलेबाजी की जा रही हो। अच्छा, एक इसका एंगल निकलता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, और मुझे कल मैं जब इसके बारे में सोच रही थी मुझे ख्याल आया, और ये खुसूसन ख़वातीन से ज़्यादा रिलेट करता है। अभी आमिर भाई सुनहरा जी जिक्र कर रहे थे सादगी का। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरह शिफ्ट हुए हैं कि सादगी का हमने मतलब ये ले लिया है कि भाई आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपने अपने आप को बिल्कुल यू हैव लेट योर सेल्फ को, खुसूसन अगर ख़वातीन की बात की जाए। और उसकी एक एंगल अब निकल के ये आया है कि पहले भी मेरे ख़्याल में हर एक के दिल में ये ख्वाहिश होती होगी कि वो हमेशा यूथफुल रहे, हमेशा जवान रहे, लेकिन अब ये ख्वाहिश कुछ खप्त में तब्दील हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्सट्रीम लोग मेजर्स इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखना, मुँह हाथ धोना, वर्जिश करना अपनी जगह, लेकिन अब तो पीपल आर विलिंग टू गो फॉर सर्जरीज जस्ट टू लुक यंगर। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, एक हद इसकी है दीन इस्लाम में, बहुत सी ऐसी अहादीस मुबारक हैं, रिवायात हैं जिनका लुब्बे-लुबाब ये निकलता है कि फॉल्स अपीयरेंस इज़ नॉट अलाउड, कि आप ऐसे हैं नहीं, मसलन आपके पास बाल हैं ही नहीं और आपने विग लगाई है, और जब वो विग रिमूव हो जाएगी तो आप वो नहीं होंगे जैसे कि किसी ने आपको देखा था। तो एक चीज़ होती है फॉल्स अपीयरेंस, वो शरीयत में रिकमेंडेड नहीं है, मना है। एक पहलू इसका ये आ गया। दूसरी बात ये आ गई कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो हम अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या अच्छा लगने के लिए करें और वो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हो, या उसका दूसरा पहलू हो सकता है कि वो फजूल खर्ची हो रही है, आप सदका खैरात करते वक्त तो कैलकुलेट कर कर के अमाउंट निकाल रहे हैं, लेकिन एक बूटॉक्स और फिलर्स और सर्जरी के लिए लाखों भी खर्च करने में कोई एक मिनट भी नहीं लगा रहे। इसमें भी हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा तज़ाद है ईमान और फेल का। फिर दूसरी बात, अगर आप पूछते हैं कि भाई ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो इस हवाले से आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो बनाया है, जैसा बनाया है, हम परफेक्ट हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं। अब ये खूबसूरती का मयार हमारा अपना अपना है। आपके लिए खूबसूरती का कोई और स्टैंडर्ड होगा, मेरे लिए कोई और होगा। सबसे ज़्यादा जो दीन में हमें फोकस करने के लिए कहा गया, जिसमें हम मुकाबला भी कर सकते हैं, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में मुकाबलाबाजी। असल हमारा मकसद, जो टारगेट हमारा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था अपने किरदार को मजबूत करना। और जब आप में कोई, अब दुनिया इस चीज़ को मानती है, अगर आप में कोई स्किल है और हुनर है तो डजेंट मैटर आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, आप किसी अच्छे एरिया में रहते हैं या नहीं रहते, आप कैसे लगते हैं, लोग आपकी स्किल की वजह से आपके पास आने पर मजबूर होंगे। और इसके बरक्स जो बहुत हसीन नज़र आ रहा है और बहुत खूबसूरत घर में रहता है और उसके पास वो स्किल नहीं है, तो लोग थोड़ी देर के लिए देख के शायद एक आध सेकंड के लिए इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ख्याल यहाँ पे रखना है कि अगर कोई ऐसे प्रोसीजर्स वगैरह हम करना चाहते हैं, आज हमारी नानी दादी की तो इस एज में भी स्किन इतनी ख़राब नहीं थी जो हमारी अब हो रही है, तो हम अपनी एज के अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट टू सम एक्सटेंट। उसके लिए इतना क्रेजी हो जाना कि इंजीरियस चीज़ें यूज़ करना, साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें, अपने आप को खुद, कुरान पाक में भी तो हुक्म है अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तो लोग वेट कम करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोसीजर कर रहे हैं कि उनकी डेथ हो रही है। ऐसे बहुत सी मेरी अपनी सर्कल में ऐसी स्टूडेंट्स थी जिन्होंने डाइटिंग इतनी एक्सट्रीमली उन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं उसके लिए कि उनके हार्ट फेलियर हो गया। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को तहम्मुल से रखिए, मयाना रवि के साथ, बिल्कुल जो शरीयत में चीज़ें मना नहीं है, यू कैन गो। अच्छा, वी आर गोइंग टू गो इनटू अ लिटिल मोर डेप्थ इन दैट। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि जान बचाने वाली अद्वियात में तो एटलीस्ट बहैसियत एक मुस्लिम के हमारी ख्वाहिश होती है कि हम ये पता करें कि क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ की मिलावट या आमेज़िश तो नहीं है जो हलाल नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम इस तरह के प्रोसीजर्स कराते हैं, जब हम फिलर्स की बात कर रहे हैं या इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो लोग इस बात को, मैंने किसी को नहीं ये क्यूरियस होते हुए देखा कि क्या वो फिलर में जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं वो तमाम हलाल हैं, क्या हमारे शरीयतन हमें अलाउड है इस्तेमाल करना, यानी इस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो स्पेसिफ़िक सवाल आया है ख़वातीन का भवें बनाने के हवाले से और ख़िज़ाब या कलर लगाने के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बनना, संवरना, तज़ीन व आराइश करना ये आपका हक़ है, क्योंकि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक खूबसूरत नेमत यानी आपके वजूद से नवाजा है और उसका ख्याल रखना भी आपका फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ चले जाते हैं या एक्सट्रीम मेजर्स ना भी हों, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं, क्या हम उनको समझ कर उन पर अमल पैरा हो रहे हैं, उनको प्रैक्टिस में किस तरह लेके आ रहे हैं? आपके कुछ सवालात हमारे पास हैं, खुसूसन ख़वातीन की तज़ीन व आराइश, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से सवाल आया कि एक जो की कंसर्न है लोगों का भंवे बनाने के हवाले से, क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं है? दूसरा ये कि अगर बाल सफ़ेद हो जाएं या सफ़ेद ना भी हों, आपको उनका रंग नहीं पसंद, आप अपने बालों का रंग तब्दील करना चाहें, ख़िज़ाब का, हेयर कलर्स का इस्तेमाल करना चाहें, तो क्या उस पर कोई पाबंदी है या नहीं? आमिर भाई, इस सवाल के जवाब की शुरुआत आपसे करते फिर ज़ुनैरा जी की तरफ भी आएँगे। जी देखिए, बुनियादी तौर पर हदीस शरीफ है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुज जमाल, अल्लाह ताला ख़ुद भी हसीन खूबसूरत है और वो जमाल को पसंद करता है। लेकिन जैसा कि अभी जुनैरा बहन ने फरमाया था कि हर जगह खूबसूरती का, जमाल का मयार मुख्तलिफ होता है। इसी तरह इस्लाम ने जिस चीज़ को जमाल कहा है उसमें हया और हिजाब खुसूसन औरतों के लिए और फिर बिलउमूम मर्दों के लिए इस एतबार से कि उन्हें हुक्म दिया गया है कि यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, वो अपनी आँखों को झुका कर रखें, उसमें से कुछ बचा के रखें, यानी मुकम्मल किसी को इस तरह नहीं देखना है कि आपके उससे महसूस हो। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर बालों के रंगने की तरगीब दिलाई है, इस्तेहबाब फरमाया है। और इसमें उलमा का कुछ इख्तलाफ है कि आया सियाह रंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन मुहक्किक उलमा कराम ने जब उन रिवायात को देखा है जिसमें सियाह रंग की ममानियत की गई है, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये भी ममानियत हराम की तरफ नहीं लेके जाती, यानी एहतियात अगर की जाए तो बेहतर है। और अगर आजकल मैं देखता हूँ कि बिल्कुल यानी 15, 16, 17 साल के नौजवान भी होते हैं, उनके भी कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ कमज़ोरी की बिना पर सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं सर के, तो उन्हें तो यकीनी तौर पर फिर अपने बालों को सियाह करना ही चाहिए, क्योंकि वो ना धूप में सफ़ेद हुए ना उम्र से सफ़ेद हुए, और दूसरा उससे जो है वो गलत मतलब लेगा। छोटे छोटे सवालात हैं, चाहूँगी कि आप मुख्तसरन इनको अगर एज मेनी एज यू कैन आंसर। बालों का इम्प्लांट कराना मर्दों में बहुत पॉपुलर है, क्या जायज़ है, नहीं है, उसमें कोई ममानियत है? देखिए, ममानियत तो इस एतबार से है कि जिस तरह अभी मोहतरमा ने फरमाया कि विग का इस्तेमाल किया जाता है धोखा दें, क्योंकि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे या जो हमें धोखा दे वो हमें से नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इलाज के तौर पर ऐसा किया जा रहा है और ये बाकायदा बताया जा रहा है, बिलखुसूस जब कहीं रिश्ता डाला जाता है उन्हें बताया जाए, तो फिर ये उस धोखे के ज़मरे में शायद नहीं आएगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगला सवाल ज़ुनैरा जी आपकी तरफ ले आती हूँ। ख़वातीन का भंवे बनाना, आईब्रोज को शेप करना, इस पे अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि क्या हुक्म है इसके हवाले? इसमें एक हदीस मुबारका का हवाला हमेशा दिया जाता है और मेजॉरिटी स्कॉलर्स अगर आप गूगल भी करेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लानत फरमाई नोचने वालियों और नुचवाने वालियों और गूदने वालियों और गुदवाने वालियों पर। इस हदीस मुबारका का ये पॉइंट लिया गया कि आईब्रोज़ बनाना या प्लकिंग करना जो है वो ये उनके बारे में है। अब इसी हदीस मुबारका की अगर आप तशरीह देखें फ़तहुल बारी में, सही बुखारी की जो शरह है उसमें बेशुमार मुहक्किकीन की हदीस मुबारका से रेफरेंसेस लेके उन्होंने लिखा है कि इस हदीस मुबारका की जो तशरीह समझी जाती है वो यूँ नहीं है, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है कि किसी ने आकर पूछा उनसे कि भाई उनके शौहर को उनके फेस पर या बाजुओं पर बाल पसंद नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी ये जीनत है, इसको तुम इख्तियार कर सकती हो। और जितनी भी शरह जिसने लिखी है हदीस मुबारका की उसमें इस पे बहुत कलाम किया गया, यानी डिबेट ये की गई है कि एक पर्टिकुलर स्टाइल था उस ज़माने में मुशरिका औरतों का कि वो टोटली इनको बग़ैर किसी मजबूरी के निकाल दिया करती थी और एक मखसूस शेप इख्तियार करती थी जो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क था कि वो प्रोस्टिट्यूशन वग़ैरह में इन्वॉल्व हैं। तो अल्लाह के हबीब ने उस तनाजुर में मना फरमाया या उनसे मना फरमाया। तो जिस तरह बालों के रंगने वाली बात है ना, एग्जैक्टली इसमें भी ये कहा जाता है कि स्याह ख़िज़ाब से मना किया, तो उसमें भी फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की गई और डिटेल बताई गई कि वो सरकमस्टेंसेस कौन से थे, या धोखा देने के लिए एक शख्स बूढ़ा है और अपने आप को जवान बनाकर पेश करे और रिश्ता भेज दे, है 60 साल का और बताए कि मैं 30 साल का हूँ,
तो बाद में बात खुलती है। तो जिस तरह उसको क्लेरिफाई किया गया है बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी किया गया है कि थोड़ी बहुत शेप देना, कोई उसमें मुमानियत नहीं है। हाँ, मगर ये है कि आप कर किस नीयत से रहें, इसके ऊपर डिबेट है कि जो शख्स बुराई की नीयत से अपनी ज़ेब ज़ीनत करता है तो वो अमल गलत है, जिस वजह से उसने ज़ेब ज़ीनत की वो भी हराम है। लेकिन अगर कोई अपने लिए करता है, अपने शौहर के लिए करता है, उलमा कराम कहते हैं शौहर के लिए करता है, तो भाई शौहर में होने वाला शौहर भी हो जाएगा। अब मैंने इस पर बहुत लंबी रिसर्च की थी और मैंने बहुत से मर्द हजरात अपने भाइयों से पूछा कि तुम्हें ये मिली हुई घनी भवें कैसी लग रही हैं? बहुत बुरी लग रही हैं, आदमी लग रहे हैं। तो जो लोग इस पर डिबेट करते हैं कि जी अल्लाह की कुदरत को आप चेंज कर रहे हैं, तो अल्लाह की कुदरत में भवें नहीं है, अल्लाह की कुदरत में लेडीज़ की भवों का सॉफ्ट होना है, मर्दों के मुशाबियत होना, इट्स नॉट नेचुरल। अच्छा, इसी ज़ुमरे से अगर मैं मर्दों की तरफ दोबारा वापस आऊँ, आमिर भाई क्या कहते हैं मर्द हजरात का बालों को लंबा करना आजकल, और बल्कि हम अपने इर्द गिर्द अगर ख़ास तौर पे अपने कल्चर में देखें तो उसको ख़वातीन से मुशाबियत दी जाती है, अच्छा नहीं समझा जाता, इसकी इजाज़त मौजूद है या आप इसको कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए, इसमें बुनियादी बात वही है कि मुशाबिहत से मना किया गया है और मुशाबिहत बहुत सी चीज़ों में है और बहुत सी चीज़ों में नहीं है। तो जिन चीज़ों में ख़ासुल ख़ास वो ख़वातीन का एक शार है और ख़वातीन की खूबसूरती और उनके जमाल का ज़रिया और इजहार का बाइस है, उसमें तो मर्द हजरात को अपनी जो उनकी वजाहत है, जो उनकी जिससे उनकी मर्दानगी का इजहार होता है, उस तरफ उन्हें राग़िब करना चाहिए। अब वो मूंछ भी गायब है, दाढ़ी भी गायब है और वो बाल जो है वो पीछे पौंदी बना दी है, चोटी वाला स्टाइल बना लिया है। अच्छा, ये जो बनाया है ये यकीनी तौर पर किसी हीरो को देखकर इम्प्रेस होकर बनाया है। अब आप इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर कहेंगे तो हुजूर करीम वसल्लम की भी जुल्फ़े मुबारक थी, लेकिन वो इस स्टाइल में नहीं थी। तो आजकल जिस तरह बाद जगह फ़ज़ा किया जाता है, यानी सर का कुछ हिस्सा मोड़ दिया जाता है, कुछ हिस्सा बाकी रखा जाता है, ये भी शरीयत में ममनू है। तो कुछ ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए बचने की, जितना आप बच सकते हैं बचें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा जी, आमिर भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त, तो फ़ौरन आपको दिखाते हैं जी। किचन में भी प्लेटिंग हो चुकी है, ऑल द डिशेस आर रेडी और रेसिपीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। आज हमने शुरुआत ही आपको कार्ड दिखा के की थी कि जी इसमें होने क्या वाला है, अज्जा क्या है और उसका तरीका क्या है। तो प्लेटिंग आप देख लीजिए। आज हमारे पास है फ़िश तिरियाकी एंड मखंडी हलवा। मखंडी हलवा, ये ज़रूर ट्राई कीजिए कि सिर्फ इसके नाम की वजह से इसको ट्राई करनी नहीं, लेकिन आप देखिए आप इसे किसी है। भी शेप में दे सकते हैं और छोटी छोटी प्यालियां बना लें, किसी भी शेप में दे दें, लेकिन मजे की बात है बनता बहुत अच्छा है और इजी भी है, यू नो, एंड फुल ऑफ एनरिचमेंट। इसमें सूजी भी है जी, दूध भी है। इस पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जी, इट लुक्स अमेजिंग।